आईटीबीपी दो कारणों की वजह से चर्चा में है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारी श्रद्धांजलि उन आईटीबीपी जवानों को जिन्होंने भी पहलगाम एक्सीडेंट में अपना बलिदान दिया, और साथ में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं, तो उन परिवारों के लिए हमारी शुभेच्छा। दूसरा कारण है कि एमएचए ने एक बड़ा फैसला लिया है आईटीबीपी को लेकर। ये एक बॉर्डर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट थीम बनता है यूपीएससी मेंस का। तो हम शुरुआत करते हैं। प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपसे साझा करूंगा। सबसे पहले इशू है क्या। रिसेंटली एमएचए की तरफ से एक डायरेक्टिव आया है जिसके ऊपर कल काफी आर्टिकल्स चर्चा में थे। डायरेक्टिव यह है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि हम बात करें लद्दाख वाली साइड की, वहां पर फॉरवर्ड फुटिंग पर आईटीबीपी को पोजीशन दी जाए। अब अभी तक हमने देखा कि वहां पर जो गालवान इंसिडेंट हुआ, हॉट स्प्रिंग इंसिडेंट हुआ, तो वहां पर ऑलरेडी हमारी आर्मी और जो PLA है दे आर एक्चुअली लॉकिंग हॉर्न, और कितनी जगह जो फॉरवर्ड पोजीशंस है उससे अभी चाइना ने अपने क्लेम को सेटल नहीं किया है, राइट। तो कई बार हम कोई प्रोग्रेस वहां पर देख नहीं रहे हैं। तो ऐसे में आईटीबीपी का वहां पर जाना, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि एक ये टेक्निकल फ्लॉ हो जाएगा, स्ट्रेटेजिकली फ्लॉ हो जाएगा, जिस फॉरवर्ड पोजीशन पर आर्मी बेटर परफॉर्म कर सकती थी वहां पर हम आईटीबीपी को क्यों भेज रहे हैं। आईटीबीपी के बारे में डिटेल में जानेंगे, इसके बाद हम इस इशू को भी जानेंगे। सबसे पहले ये लोकेशन देख लीजिए। अभी प्राइमरीली हम देखते हैं आईटीबीपी जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है उसके साथ जो हमारा बॉर्डर है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑक्यूपाइड बाय चाइना, तो वहां पर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। हालांकि मूवमेंट ईस्टर्न साइड भी होती है, राइट, वेस्टर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड। जब मैं वेस्टर्न साइड कहता हूं तो मैं इस वाली पार्ट की बात कर रहा हूं, ईस्टर्न साइड तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो वहां पर फॉरवर्ड पोजीशन पर भेजने की बात है। आईटीबीपी के बैकग्राउंड में जाएं तो 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद इसका गठन किया गया था। इसके लिए पार्लियामेंट से अलग से एक एक्ट लाया गया था, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट, आईटीबीपी एक्ट आया था। अब ये बॉर्डर पुलिस फोर्स तो बन गई, लेकिन ये किसके अंतर्गत आती है। देखिए हमारे पास 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, CAPF, राइट। तो उसमें से आईटीबीपी एक है। जब आईटीबीपी बनी थी तो शुरुआत में आईटीबीपी को हेड करते थे IG रैंक के ऑफिसर, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बलबीर सिंह आपको दिखेंगे जो पहले आईटीबीपी के हेड थे। लेकिन आज के टाइम में IG रैंक नहीं, DG रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो हेड करते हैं आईटीबीपी को। ध्यान रखिएगा, IG जैसे पुलिस फोर्स की रैंक आपको पता होगी, ASP, SP, SSP, DIG, IG, ADGP, DG। तो DG जो है टॉप पोजीशन होती है, तो वो उस रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आईटीबीपी को हेड करते हैं। आईटीबीपी किसके अंडर आती है, MHA के अंडर आती है, MOD के अंदर आती है। MOD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। क्लियर है बात। तो अब इसके अलावा और क्या काम करती है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पारंगत रखती है। साथ में जिस एरिया में इनका डेपुटेशन होता है तो उस एरिया के लोगों को सिक्योर फील कराने के लिए कुछ कम्युनिटी एक्टिविटीज भी करती है। डिजास्टर की बात करूं तो न्यूक्लियर हो, बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो, सब में इनकी ट्रेनिंग होती है। नाउ फंक्शंस में जैसा आपको बताया बॉर्डर मैनेजमेंट तो है ही, साथ में उन एरियाज में कम्युनिटी वर्क के साथ साथ उस एरिया के जो VIPs है उनको सिक्योर करना, क्योंकि अगर अगर कोई दूसरा देश उस एरिया को क्लेम कर रहा है या सेसेशनिस्ट फोर्सेस वहां पर अपना क्लेम कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है तो जो वहां के VIPs हैं जो बेसिकली कम्युनिटी के लिए स्टैंड ले रहे हैं तो उनकी जान को खतरा है, तो वहां पर भी वो अपना काम करती हैं। जो वहां के डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस होते हैं उसको भी वो सिक्योर करती हैं। नाम में ये पुलिस फोर्स, तो आपके दिमाग में आना चाहिए इंडो तिब्बतन। तो ये तो क्लियर हो गया कि हाँ, तिब्बत वाला जो बॉर्डर है इंडिया के साथ उसको सिक्योर करने के लिए इंडिया की तरफ से ये बनाई गई थी, पुलिस फोर्स है। तो मुझे बताइए जो पुलिस है वो किस लिए होती है, क्या वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए होती है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होती है। तो आंसर होता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होती है, डिस्टर्बेंस मैनेज करने के लिए होती है। तो दैट इज व्हाई दिस इज वन सच फंक्शन। अब यहां पर इशू की बात करते हैं। इशू ये आ रहा है, क्या आईटीबीपी को ये फॉरवर्ड पोजीशन देना कहीं MHA और MOD के बीच का जो टर्फ है इसको तो नहीं झलका रहा। टर्फ का मतलब है कि खींचतान को तो नहीं दर्शा रहा, क्योंकि 2004 में एक पॉलिसी आई थी 1 बॉर्डर 1 फोर्स, यानी कि एक बॉर्डर पर एक ही फोर्स होनी चाहिए जो जिम्मेदारी रखे। कहा गया था कि आर्मी का इस्तेमाल बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए नहीं होना चाहिए, आर्मी शुड बी यूज्ड फॉर टैक्टिकल पर्पसेस, ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। बॉर्डर ये जो आपकी पुलिस फोर्सेस हैं BSF, SSB, ITBP, इनको मैनेज करना चाहिए। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर भी दो तरह का होता है, एक होता है सेटल्ड बॉर्डर, एक होता है अनसेटल्ड बॉर्डर, यानी कि जिस पर डिस्प्यूट है। तो अगर डिस्प्यूट है तो जाहिर सी बात है वहां पर दूसरे देश की जो आर्मी है वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो क्या ऐसे में आईटीबीपी उस फ्रंट पे लड़ने के लिए ऑपरेशनली उतनी कैपेबल है जैसे कि हमारी इंडियन आर्मी होती है? तो यहां पर आंसर जो है वो इंडियन आर्मी के फेवर में आता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि शायद ये हम भूल तो नहीं कर रहे, और वो भी ऐसे समय पर जब LAC पर हम लगातार स्कर्मिशेस देखते आते हैं।
तो एमएचए चाहती है कि आईटीबीपी एलएसी पर आए। अब इसके बारे में और भी हम बात करेंगे कि और क्या हो सकता है। जैसे सबसे पहले तो चाइना का इंट्रूजन है, वहां पर कोई प्रोग्रेस दिखी नहीं। बॉर्डर मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी एमएचए की है, लेकिन डिस्प्यूटेड की बात करें तो वहां पर एमओडी है। एक काम यहां पर हो सकता है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं असम राइफल्स का। तो असम राइफल्स इज वन सच फोर्स, राइट। वो डिफेंस फोर्सेस तो नहीं है, राइट। एमओडी के अंडर जो डायरेक्ट फोर्सेस हैं, अंडर इन द सेंस जो कोऑर्डिनेशन में वर्क करती हैं, वो तो आपकी एयरफोर्स, नेवी, आपकी इंडियन आर्मी हो गई, साथ में कोस्ट गार्ड भी हो गया। लेकिन जो सीएपीएफ है वो तो एमएचए के अंडर आती है। जो आपकी असम राइफल्स है, तो इसकी जो बजटरी मैनेजमेंट है वो तो एमएचए देखती है, लेकिन जो इसकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट है वो फिलहाल एमओडी ही देखती है। आपको जानकर एक बात और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से एक फिल्म्स काइंड ऑफ थीम भी बन सकती है, वो ये है कि असम राइफल्स को जो हेड करते हैं वो इन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के जो अधिकारी होते हैं आर्मी के, वो हेड करते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, जैसे असम राइफल्स जो आपका अरुणाचल वाला बॉर्डर है वहां पर जब अपनी सेवा देती है, तो वहां पर आर्मी और जो असम राइफल्स है इनका कोऑर्डिनेटेड कमांड वहां पर बेटर परफॉर्म कर पाता है। कारण आपको बताया कि जो टॉप हायरार्की है वहां पर आर्मी ऑफिशियल्स डेप्यूटेड होते हैं असम राइफल्स में। लेकिन क्या आईटीबीपी के लिए बात सही है? नहीं। कारण अभी आपको बताया कि हेड कौन करता है, डीजी रैंक ऑफिसर। डीजी इन व्हाट? पुलिस फोर्स। आर्मी में थोड़ी ना, पुलिस फोर्स की बात कर रहा हूं। तो ये बात कही जाती है कि आईटीबीपी में क्योंकि जो टॉप पोजीशन है उस पर इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहते हैं, तो शायद हमें सोचना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन आर्मी के साथ बेटर अगर हम करें तो दैट इज गोइंग टू बी अ बेटर वे टू एक्चुअली मैनेज दीज बॉर्डर्स, स्पेशली दोज बॉर्डर्स विच वी आर हैविंग विद चाइना, राइट। बांग्लादेश के साथ बात अलग है, राइट। बांग्लादेश के साथ हम जानते हैं डायनेमिक्स में वी आर हैविंग सम अपर हैंड, लेकिन चाइना के साथ वी नीड टू हैव दिस थिंग इन पर्सपेक्टिव। अब इन्फिल्ट्रेशन चाइना की तरफ से लगातार बढ़ता जा रहा है और हम दोनों साइड ये बात देख रहे हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके अराउंड चाइना अभी पैंगोंग सो लेक के जो क्रिटिकल फिंगर्स है वहां से अपने आप को नहीं हटा रहा, बीच बीच में पेट्रोलिंग वहां पर करने आता है, राइट। और अगर मैं उसकी बात करूं अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट की, तो उसमें भी आपको बताया था कि कई ऐसे एरियाज है जहां पर 3 किलोमीटर के अंतर्गत हमने कुछ ऐसे विलेजेस देखे हैं जो कि चाइना ने एस्टेब्लिश किए हैं। अब जरा आप इन विलेजेस की पिक्चर देखिए। चाइना कहता है यहाँ पर सिविलियंस रहते हैं, वहां के एरिया के लोग हैं, लेकिन ये घर देखकर आपको लगता है ये गांव के लोगों ने मिलकर बनाए होंगे, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं। द वे दे आर हैविंग सिमेट्री, द वे दे आर स्ट्रक्चर्ड, एक्चुअली दिस इज अ प्लान ऑफ चाइना कि वहां पर सिविलियन पॉपुलेशन को लाओ, साथ में एक्स सर्विसमैन और साथ में जो अभी ऑनगोइंग सर्विस में हैं उनको यहाँ पर डेप्यूट कर दो, और अगर इंडिया यहाँ पर कुछ एक्शन करे तो फिर ये हो जाएगा कि इंडिया ने जो है चाइना की सिविलियन पॉपुलेशन को परेशान किया और उनको बेटर रीजन मिल जाएगा एग्रेशन को और ज्यादा दिखाने का। तो अगर चाइना इस स्ट्रेटजी को खेल रहा है तो वी नीड टू थिंक अबाउट सॉल्यूशंस, लाइक जैसे कि एक आइडिया आता है कि हमें मिररिंग स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि देखो जो लद्दाख वाला फ्रंटियर है उस पर भी चाइना की तरफ से केवल पीएलए का प्रयोग नहीं हो रहा, यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी का ही प्रयोग नहीं हो रहा, पीएलए के अलावा वो बॉर्डर मैनेजमेंट स्पेसिफिक अपनी फोर्स का इस्तेमाल कर रही हैं। आइडिया ये आया कि अगर वो भी फॉरवर्ड फुटिंग पर ये स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम आर्मी को स्पेशलाइज टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए रखें और आईटीबीपी जो हमारी तरफ से बॉर्डर मैनेज करेगी उसको रखें। तो ये एक मिररिंग स्ट्रेटजी होगी। हालांकि इस पर काउंटर पॉइंट ये आ रहा है कि वो पीएलए को कभी पीछे भेजेंगे ही नहीं, क्योंकि चाइना इज अ एग्रेसिव एक्सपेंसिव पावर, उसको एक्सपेंड करना है। और एक्सपेंड कभी बॉर्डर मैनेजमेंट वाली फोर्स से होता है क्या? अरे बॉर्डर मैनेजमेंट वाली फोर्स का तो मतलब ये होता है कि भाई स्मगलिंग तो नहीं हो रही, इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा, जो उस बॉर्डर एरियाज के कानून हैं वो मैनेज हो रहे हैं कि नहीं, जो फंक्शंस में अभी आपको आईटीबीपी वाले फंक्शंस में मैंने शो किया था, राइट। लेकिन अगर आपको एक्सपेंड करना है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर अपनी पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, तो क्या उसके लिए आप बॉर्डर मैनेजमेंट वाली फोर्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर आर्मी का करेंगे? तो चाइना तो कहेगा हम तो आर्मी का करेंगे, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ये सवाल उठता है। तो मिरर हमें उनकी बॉर्डर मैनेजमेंट वाली फोर्स के साथ करना चाहिए या पीएलए के साथ करना चाहिए? कहा जा रहा है कि शायद हम ये अनइक्वल फोर्सेस का डिबैकल कर रहे हैं, यानी कि हम अगर आईटीबीपी का इस्तेमाल करेंगे
वो ठीक है, लेकिन ज्वाइंट कमांड की तरह हो तब बेटर है, क्योंकि अगर आर्मी को हमने पीछे कर दिया तो ऐसे में वो अनइक्वल मैनेजमेंट हो जाएगा। मींस चाइना कैन हैव, यू कैन से, माइलेज ओवर अस एंड दैट वी कैन नॉट अलाउ एज ऑफ नाउ। नाउ कॉज ऑफ असम, अब केस ऑफ असम राइफल, जैसे असम राइफल के केस में मैंने आपको बताया कि वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के अधिकारी जैसे हेड कर रहे हैं, टॉप नॉच हायरार्की में आर्मी है, तो ज्वाइंट ऑपरेशन है। यहां पर एक और इशू उठकर आता है, जैसे कि आईटीबीपी हो या हमारी आर्मी हो, जिन इलाकों में इनको काम करना है, जैसे कि एलएसी वाला इलाका, तो यहाँ पर एक कंसिडरेबल हाइट पर इनको ऑपरेशनलाइज करना होता है अपने आप को, तो उसके लिए जो वेपन्स चाहिए होते हैं, तो ऐसे में ये भी सॉल्यूशन है, क्यों ना उसकी ज्वाइंट परचेज हो। अभी ज्वाइंट परचेज नहीं होती। मुद्दा ये है कि भाई देश एक है, आर्मी भी देश की है, आईटीबीपी भी देश की है, राइट। दोनों का कमिटमेंट यही है, सिक्योरिटी, लेकिन पर्पस ये है किसके पास टैक्टिकल एडवांटेज है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आप टैक्टिकल एडवांटेज में सिमिलरिटी लाना चाहते हो तो उस एरिया स्पेसिफिक के चैलेंज के हिसाब से उनको ट्रेन करो। साथ में आप ज्वाइंट प्रोक्योरमेंट के बारे में क्यों नहीं सोचते, जैसे कि अभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए जो प्रोक्योरमेंट होता है वेपन का, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक अलग से कमेटी होती है, डिफेंस एक्विजिशन कमेटी, जिसको हेड करते हैं हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर, राइट। लेकिन वो प्रोक्योरमेंट आर्मी के लिए हो रहा है। लेकिन अगर आर्मी भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर में है, आईटीबीपी भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर में हाइट्स पर है, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर सेम काइंड ऑफ वेपन्स अगर इस्तेमाल करने हैं, उसमें ट्रेनिंग करनी है, तो ज्वाइंट प्रोक्योरमेंट एंड ट्रेनिंग इट शुड बी द वे अहेड। तो जब मेंस पर क्वेश्चन आएगा तो आप इन वाले इश्यूज पर अपने पॉइंट रखिएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था वन बॉर्डर वन फोर्स, 2004 में पॉलिसी आई थी। कहा गया था कि एक बॉर्डर पर क्योंकि चैलेंजेस में सिमिलरिटीज हो सकती है, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन बेटर रहेगा अगर एक ही फोर्स होगी। लेकिन यहां पर एक काउंटर आर्गुमेंट ये आता है कि देखो, चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है 1962 से पहले, अगर हम उससे पहले की बात करें तो अलग था। 1962 के बाद बॉर्डर अलग हो गया। आप कहेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि तिब्बत का फुल एनेक्सेशन हो गया था ना। अब मुझे बताइए कि हम अगर नदर्न साइड देखें इंडिया की और आपका ईस्टर्न साइड देखें, तो चाइना के साथ बॉर्डर है, लेकिन क्या बॉर्डर अपकीपिंग मैनेजमेंट के जो चैलेंजेस हैं और जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, क्या वो सेम है या डिफरेंट है? वो तो डिफरेंट है, क्योंकि चाइना अपनी जो हाइपर एक्टिवनेस है वो कुछ एरियाज में दिखाता है कि नहीं? तो इस लिहाज से क्या वन बॉर्डर वन जो फोर्स की हम बात करते हैं, तो इसमें फोर्सेस को केवल वन करने से नहीं, एरिया स्पेसिफिक टैक्टिकल चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशनल कैपेसिटीज को बढ़ाना और आर्मी का भी साथ में इस्तेमाल करना, दैट शुड बी द वे अहेड। दिस इज वन सॉल्यूशन। तो हमें इफेक्टिव कमांड कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। ऐसे टर्म अपने आंसर्स में यूज करेंगे तो लेजिटिमेसी बढ़ेगी। मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, इफेक्टिव कमांड हमें वहां पर करनी है, राइट। हम दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से बॉर्डर के ऐसे इश्यूज को मैनेज नहीं कर सकते। जबकि अगर हम डिफेंस फोर्सेस की बात करें तो वहां के जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, दे हैव एनफ ऑटोनॉमी टू टेक क्रूशियल डिसीजंस इन सच इंसिडेंट्स लाइक व्हिच हैपेंड विद चाइना इन गालवान। आई थिंक आपको ये इशू समझ में आ रहा होगा। नाउ अब एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ मल्टी लेवल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज, मल्टी लेवल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन 22 करंट का क्वेश्चन है, इज बीइंग हेल्ड बिटवीन 6 कंट्रीज इन पैसिफिक ओशन। Which of the following country is not a participant in the exercise? क्वेश्चन नॉट से है, ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए जरा। तो आपको आंसर तो यहाँ पर दिख रहा होगा, चाइना है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए मेन से। डिस्कस द चैलेंजेस विद रेस्पेक्ट टू बॉर्डर मैनेजमेंट इन इंडियाज कंटेक्स्ट। ठीक है, अब बॉर्डर मैनेजमेंट के चैलेंजेस क्या हैं? इसमें केवल आपको ये नहीं बताना कि अच्छा देखो चाइना के साथ चैलेंज है क्योंकि चाइना ऐसी पावर है, पाकिस्तान के साथ चैलेंज है एलओसी पर, नहीं। बॉर्डर मैनेजमेंट के जब चैलेंजेस की बात करेंगे तो आपको इसमें अपने डायमेंशंस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये आपके जीएस मेंस में जो सिक्योरिटी वाला टॉपिक है उसका एक सब टॉपिक है बॉर्डर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर पोरस बॉर्डर्स का होना, जो लाइवलीहुड ऑफ लोकल कम्युनिटी वो भी है, स्मगलिंग भी है, ड्रग सिंडिकेट्स भी हैं, तो मल्टीपल चैलेंजेस आर देयर। ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट का केवल मतलब ये नहीं होता कि दूसरे की फोर्स हमारे देश के अंदर आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो वो आपको अपनी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी दिखानी है कि आपको पता है डायमेंशन क्या है और अभी क्या चल रहा है ये भी पता है। साथ में मुझे बताइए
क्या यहाँ पर किसी एक देश विशेष की बात की गई कि इंडिया के उसके साथ बॉर्डर मैनेजमेंट चैलेंजेस? नहीं। तो आप में से जो स्टूडेंट ज़्यादा ओवरलोडेड है चाइना के पर्सपेक्टिव से, चाइना के चैलेंजेस से, कई बार गलती ये करते हैं, केवल वो चाइना के साथ चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, अरुणाचल की बात कर देते हैं, गालवान की बात कर देते हैं, लेकिन वो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है। तो चैलेंजेस तो हमारे बांग्लादेश के साथ भी हैं, चैलेंजेस हमारे म्यांमार के साथ भी हैं, चैलेंजेस पाकिस्तान के साथ भी हैं, चैलेंजेस चाइना के साथ भी हैं। तो जब आप नेशन वाइज डायमेंशंस और बॉर्डर मैनेजमेंट स्पेसिफिक इश्यूज, इन डायमेंशंस को एक्सपेंड करते हैं आंसर की बॉडी पार्ट में, तब जाकर आप मार्क्स कमाते हैं, तब जाकर पता लगता है कि यू हैव साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो जैसे आज का हमने करंट जो इशू डिस्कस किया, इसको ऐसे नहीं पढ़ना कि चलो ठीक है इसके बारे में आ गया, आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए, अच्छा बॉर्डर मैनेजमेंट ये तो हमारा टॉपिक है, बॉर्डर मैनेजमेंट से कौन सी पॉपुलर क्वेश्चन थीम बनती है, ये बनती है। तो इस पर आपको 15-16 आर्ग्यूमेंट्स आपके रेडी हैं, एग्जाम्पल आपके पास रेडी हैं, तो यू शुड बी कंफर्टेबल कि हाँ एक क्वेश्चन आएगा और मैं आसानी से कर दूंगा। सुटेबल सॉल्यूशंस विद दिस रिगार्ड भी पूछा है, तो सॉल्यूशंस में आपके मल्टीपल सॉल्यूशंस होने चाहिए, यानी कि जो टेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस है उनकी भी बात करिएगा, टेक्स्ट स्पेसिफिक यानी कि जो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल, अगर लाइवलीहुड इशू की बात है तो जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की बात की जाती है, आईसीपीस की बात की जाती है, वो भी बताइएगा, एग्जाम्पल्स भी बताइएगा, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, 22 अगस्त से आ ही गया 22 अगस्त, तो इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है आपका जीएस फाउंडेशन बैच। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बैच। जीएस फाउंडेशन बैच में आपकी कंप्लीट कवरेज। अमूमन चैलेंज क्या होता है स्टूडेंट के सामने, एक तो स्ट्रक्चर में प्रिपरेशन नहीं हो पाती, पता है पढ़ना क्या है, बुक है, लेकिन 2 महीने बाद भी आप देखते हैं तो 2 महीने बाद भी गाड़ी वहीं के वहीं रह जाती है। कारण क्योंकि लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन एग्जाम तो आपके लाइफ के अप एंड डाउन की वजह से अपनी डेट को अप एंड डाउन या आगे पीछे नहीं करता है कि नहीं। तो ऐसे में अगर आप स्ट्रक्चर में ले आते हैं अपनी प्रिपरेशन को, एक रूटीन बना लेते हैं, जैसे कि स्टडी आईक्यू के इस फाउंडेशन कोर्स के थ्रू आप बना लेंगे, तो ऐसे में आपकी प्रिपरेशन इन लाइन हो जाएगी। आपको जरूरत पड़ती है कंटेंट समझ में आना चाहिए, पता हो क्या पढ़ना है, किस डेप्थ तक पढ़ना है, उसका प्रयोग कैसे करना है। जैसे कि मैंने आज आपको बताया प्रयोग ये है इसका। तो अब जब भी आप बॉर्डर मैनेजमेंट से कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपका दिमाग ऐसे ही चलना चाहिए, अच्छा एक तो पॉइंट मुझे वहां मिला था, सर ने क्या क्या टर्म यूज किए थे, अच्छा मिररिंग स्ट्रेटजी यूज किया था, अनइक्वल डिबेकल का इस्तेमाल किया था, असम राइफल एंड आईटीबीपी के ऑपरेशनल फंक्शन में डिफरेंस की बात की थी। एमएचए के अंडर आते हैं दोनों, लेकिन ऑपरेशनैलिटी अलग अलग है, राइट। तो ये इस तरीके से डायमेंशंस आपके दिमाग में ना स्ट्रक्चर हो जाते हैं, मेन बात ये है। फिर उसके बाद आता है कि आप असेसमेंट कर पाए अपना कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, क्योंकि ये कंपटीशन है। तो ऐसे में जो वीकली टेस्ट होते हैं स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन कोर्स में, वो आपको हेल्प करते हैं। वीकली टेस्ट हो रहे हैं तो आपको पता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ा मेजर इशू, जैसे कि मैंने खुद जो फेस किया था कि कोई डाउट आया, ठीक है, और अगर आप सोचते हो तो डाउट आएंगे ही, और सोचना आपको चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कोई वन डे एग्जाम नहीं है कि केवल आपने कुछ फैक्ट अगर आपने कर लिया तो यू कैन डू दैट, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सोचना होगा, सोचेंगे तो डाउट भी आएगा। कई बार ऐसा होता था कि डाउट को सर्च करने में आधा 1 घंटा निकल जाता था, तो 1 घंटा एक डाउट में निकल गया। तो सोचिए फिर जो जीएस का कवरेज करना है, ऑप्शनल तैयार करना है, कैसे करेंगे। तो इस इशू को रिजॉल्व करते हुए यहाँ पर आपके लिए 1-to-1 एंड ग्रुप मेंटोरशिप लाई गई है। आपको एक मेंटोर मिलता है, तो आप क्या करते हैं, कोई डाउट आया आपको किसी भी टाइम आया, रात को आया 4 बजे, 5 बजे, 2 बजे रात को आया, सुबह कभी आया, तो आप उस डाउट को तुरंत व्हाट्सएप करते हैं जो आपका मेंटोर है। दिन के टाइम में आप कॉल भी कर लीजिए, अब ये तो नहीं है रात को 2 बजे कॉल करके उठाएंगे, नहीं मुझे डाउट आया है कि नहीं। तो ऐसे में वो आपको रिप्लाई करते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, राइट। तो ऐसे में क्या कि जो आपका 1 घंटा था वो बच गया और वो 5 मिनट में आपको डाउट आपका सॉल्व हो गया। तो जब आप 1-1 घंटा इस तरीके से बचाएंगे तो सोचिए 1 महीने में कितना टाइम बच जाएगा, 1 साल में कितना टाइम बच जाएगा।